बिजनेस स्टडीज के सबसे लास्ट चैप्टर 23 मॉडर्न मोड्स ऑफ बिजनेस की हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि आज के दौर में बिजनेस करने के कितने तरीके हैं, मतलब मॉडर्न मोड की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें आती है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन मोड, ये वो सब कुछ। आपके पास नॉलेज है लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप सही तरीके से एग्जाम में लिख पाएँ। ये नोट्स और आज का ये सेशन आपको इस लायक बनाएगा कि इससे रिलेटेड जो सवाल आएंगे उसको सही तरीके से आप इसमें जवाब दे पाएंगे, चैप्टर को समझ पाएंगे। चैप्टर बहुत ही आसान है, बस उसको हमें समझना है और समझते हुए प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, ये हमें आज की डेट में समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मॉडर्न मोड्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि पहले के समय में क्या होता था और आज के टाइम में क्या होता है। पहले किसी भी काम को करने के लिए फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ता था, वहाँ किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती थी। मान लो स्टोर पे जाना है तो जाना पड़ेगा, बैंक में जाना है तो जाना पड़ेगा, काउंटर पर लाइन लगानी पड़ेगी, कुछ खरीदना है, रिजर्वेशन करना है, ये सारी चीज़ों में समय एक्स्ट्रा जाता था और एफर्ट भी ज़्यादा लगता था। उसी चीज़ को यहाँ पर आसान बना दिया गया है। जैसे अगर मान लो हमें शॉपिंग करनी है, तो शॉपिंग करनी है तो अब यहाँ क्या है कि एक तरीका ये है कि विजिटिंग लोकल मार्केट फॉर ग्रोसरीज, क्लॉथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। या तो आप मार्केट चले जाइए, पुराने तरीके की बात कर रहे हैं, ये आज भी लोग करते हैं ना, बहुत लोग हैं जो ऑनलाइन यूज नहीं करते हैं। तो आप चले जाइए मार्केट जाने के बाद आपको जो भी लेना है, ग्रोसरी के सामान लेना है, कपड़े लेने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेना है, जाओ अपने हिसाब से लेकर आओ। एक तो ये तरीका जो ट्रेडिशनल है, ठीक है। बैंकिंग की बात करते हैं, कुछ भी काम यहाँ पर है तो हम बैंक के ब्रांच में जाएंगे, वहाँ कुछ पैसे डिपॉजिट कराने हैं, विड्रॉ करना है, या मान लो डीडी वहाँ पर करना है। टिकट बुक करानी है आपको, कोई नहीं, टिकट बुक करानी है, रिजर्वेशन कराना है तो रिजर्व कराइए ट्रेन का या फ्लाइट की टिकट कराइए, काउंटर पे जाना पड़ेगा आपको। ये वो तरीके हम बता रहे हैं आपको जो अब तक चलते आए हैं। उसके बाद कौन आ गया? ICT आ गया। ICT कौन है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिस सिस्टम ने पूरे के पूरे इस इंटायर बिजनेस को ऑनलाइन मोड में लाके खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, आपको शॉपिंग करनी है, अपना मोबाइल ओपन कीजिए, उस मोबाइल के अंदर आपको जो भी चाहिए ऑर्डर कर दीजिए। बैंकिंग चाहिए, हर बैंक का अपना ऐप है, वहाँ से आप ट्रांजेक्शन कर लीजिए। अदर मोड और अलग अलग ऐप भी हैं, अलग अलग वेबसाइट हैं, सॉफ्टवेयर हैं जिससे भी पैसे ट्रांजेक्शन होते हैं। टिकट बुक कराना है, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट्स हैं जहां आप जा सकते हैं और अपने रिक्वायर्ड टिकट्स को बुक कर सकते हैं। आपको कहीं भी घर से जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा ऑनलाइन में होगा यहाँ पे। तो ICT ने क्या किया यहाँ पे कि जितने बिजनेस थे सारे के सारे को ट्रांसफॉर्म कर दिया और ट्रांसफॉर्म करके उसको ऑनलाइन में ला दिया, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो गया और वहाँ फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत ही नहीं है। एंड कंज्यूमर जितने भी हैं, जो कस्टमर्स हैं, अब वो चाहे उनको शॉप हो या बुक टिकट हो या कंडक्ट बैंकिंग हो, सारा का सारा काम उनके लिए बहुत ही आसान हो गया और बहुत ही रफ्तार यानी कि स्पीड में काम होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि क्या फ़र्क हो रहा है यहाँ पे। कुछ एडवांटेज है यहाँ पे ICT के बिजनेस में और कुछ एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। इसका क्या इम्पैक्ट है वो भी हम इम्पैक्ट की भी बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको समझाऊं कि सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर होती है कि आपका कन्वीनियंस है, यानी कि आपको यहाँ पर सुविधा मिल जाता है। भाई आपको कहीं जाना ही नहीं है ना। अब मान लो हम घर पे बैठे हैं, ठीक है, अब हमें मन किया कि भाई हमें ये सामान खरीदना है, तो हम फिर चल के जाते, फिर दुकान पे पहुँचते, फिर दुकान में नहीं पसंद आया, फिर उस दुकान पे, फिर कितनी परेशानी हो जाती है। समय की भी तो बचत है यहाँ पर। तो कस्टमर कैन ट्रांजेक्ट फ्रॉम होम रिड्यूसिंग द नीड फॉर ट्रैवल से आप बच गए, ट्रैवल नहीं करना पड़ा। फिजिकल प्रेजेंस से बच गए, नहीं करना पड़ा, भाई काम आसान हो गया। इफिशियंसी देखेंगे जरा, ट्रांजेक्शन बहुत ही फास्ट हो गया है, पेपर वर्क कम गया हमारा, और जो वेटिंग टाइम था वो भी कम गया। वहाँ गया था इंतजार कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सब कुछ हट गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं आपको। ग्लोबल एक्सेस की बात करते हैं, बिजनेस अब हम कनेक्ट कर सकते हैं कस्टमर को पूरे दुनिया में। भाई फिजिकल होगा तो 2, 3, 10, 50, 100, 1000 से कनेक्ट कर पाएगा ना, लेकिन अगर ऑनलाइन मोड में तो पूरी दुनिया में आप अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये मौका है अपने आप को एक्सपेंड करने का और पब्लिक तक पहुंचने का। तो ये सारे की पॉइंट से जो एडवांटेज है, अपने मन से भी 1-2 पॉइंट आप लिख दोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है इंडिया के ऊपर, हमें ये देखना होगा।
देखिए भारत में जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन होने के बाद पूरे के पूरे बिजनेस को हमने पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों से कनेक्ट कर दिया। वो कंट्रीज भी हमारे यहाँ आ रहे बिजनेस करने, हम भी उनके यहाँ बिजनेस करने जा रहे हैं। लेकिन जब आईसीटी की बात करते हैं इनके ग्लोबलाइजेशन पे, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडियन बिजनेस के लिए। अब यहाँ क्या था कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपका आईटी की बात कर लें या फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लें या बहुत सारे एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो एडवांस प्रोसेस के साथ में नए नए इनोवेशंस इंडिया में ला रही है, और वो हेल्प कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में। इंडियन जो बिजनेस है अब वो अडेप्ट कर चुका है इन चेंजेस को, और वो भी ग्लोबल स्केल पे जो कॉम्पिटिटिव है, जो भी उनका नए नए मार्केट में जो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे देश के बिजनेस भी उस चीज़ को चेंज करके ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसको अडॉप्ट कर रहा है, अपने आप को बदलाव ला रहा है और आगे बढ़ रहा है, और भारत की जो इकोनॉमी है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर कुछ हम बताना चाहेंगे ऐसे आपको सेक्टर्स, उसका क्या ग्लोबल इम्पैक्ट है, एंड देन आपको हम एक बीपीओ के बारे में बताना चाहेंगे कि बीपीओ बेसिकली होता क्या है। इसका चर्चा आता है, डिफरेंस भी आता है कि बीपीओ और केपीओ में क्या फ़र्क होता है। कोई नहीं, अभी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, यानी आईटी सेक्टर की बात करते हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट ये पड़ा कि जितने भी एमएनसी हैं जैसे आईबीएम हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन्होंने क्या किया, हेल्प किया इंडिया के आईटी सेक्टर को पहले तो सेट करने में, उसके बाद इनके इतने ऑफिस को सेट करने में, इनको कोलैबोरेट करने में और इंडियन फर्म को आगे बढ़ाने में। माइक्रोसॉफ्ट क्या भारत का है? नहीं है ना। लेकिन भारत में आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इनके ऑफिसेज हैं या नहीं है? भले माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से हो, बट ये चीज़ें कैसे सेट हो रही है? इस सेक्टर की ही वजह से ना आईटी सेक्टर हमें काम कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं जैसे कि आपका फेजर हो गया या नोवेल्ट्रीज हो गया, ये इंट्रोड्यूस करते हैं एडवांस मेडिकल रिसर्च टेक्नोलॉजिकल को इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर भी वो चीज़ें यूज हो रही है ताकि हम जैसे पब्लिक जो लोग हैं वो सही तरीके से और एडवांस चीज़ें यूज कर पा रहे हैं। एक होता है आउटसोर्सिंग एंड बीपीओ। बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं इसको। आउटसोर्सिंग रेफर करता है प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग थर्ड पार्टी कंपनी to handle non-core business activities, allowing the premier company to focus on its core competencies। मान लो कोई हम बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं, अब हमें एक पार्टिकुलर काम है जो हमें नहीं आता है, बट हम इसमें ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, किसी थर्ड पार्टी कंपनी से बात करेंगे जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होगा, उससे हम कोलैबोरेट करेंगे और उसके बाद उससे हम आगे बढ़ेंगे। एंड दिस स्ट्रेटजी हेल्प कंपनीज रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब देखो, इनका पहले से सेटअप हो रखा है, इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। अगर ये काम मुझे करना होता तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा लगता और बहुत ज़्यादा समय लगता, तो हमने क्या किया, हमारा जो काम एक हिस्सा था केवल, उसका हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ इन्वॉल्व आउटसोर्सिंग इंटायर बिजनेस प्रोसेस सच एज कस्टमर सर्विस, है ना, पैरोल हो गया, या एक्सटर्नल फर्म डेट स्पेशलाइज इन दोज टास्क। हम उन कंपनीज या उन फॉर्म्स को देखते हैं जो किसी एक काम के लिए स्पेशल है, उनसे बात करते हैं, ठीक है जी हमें ये काम है, वो करके दे देंगे आपको, फालतू दिमाग नहीं लगाना है आपको यहाँ पे। आगे यहाँ बात करना चाहेंगे ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में। ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करते हैं ई बिजनेस की, ई बिजनेस एक बहुत बड़ा है। ये मान लो ई बिजनेस है, ये क्या है, ई बिजनेस है, और इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है ई कॉमर्स। ऑनलाइन मोड में, जो मॉडर्न मोड में जितनी चीज़ें आती है सारा का सारा ई बिजनेस में आता है। लेकिन जब पार्टिकुलर हम खरीदने और बेचने की बात करते हैं, कस्टमर्स की बात करते हैं, तो वो फिर ई कॉमर्स में आता है, जो हम आगे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ई बिजनेस के बारे में। ई बिजनेस रेफर्स टू कंडक्टिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो, ऑनलाइन चल रहा है ना, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट। This goes beyond mere buying and selling and encompasses all the digital processes involved in running a business। जितना भी डिजिटली जितना बिजनेस रन कर रहा है सभी बिजनेस में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे की एरियाज ऑफ ई बिजनेस, जहाँ जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्लानिंग हो रही है,
जैसे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, मैनेज प्रोडक्शन प्रोसेस इफिशिएंटली, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। आजकल सॉफ्टवेयर ही मैनेज कर रहा है सारी चीज़ों को इफिशिएंटली। इसके अलावा मार्केटिंग की बात करते हैं यहाँ पर, ऑनलाइन मार्केटिंग थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक गूगल एड्स, है ना, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO बोलते हैं। तो यहाँ से मार्केटिंग भी ये कर दे रहा है आपको। ये बिजनेस में मार्केटिंग हो रहा है ना। आपको कोई भी मान लो कि ऐड चलाना है, अब आप किसके पास जाओगे? सारे पब्लिक तक पहुँचे, गूगल एड्स। गूगल एड्स में पैसा लगाइए, वो खुद आपका जो कंटेंट है सब पब्लिक तक देगा। यहाँ पे सोशल मीडिया, फेसबुक पे आप डाल दो, इंस्टा पे डाल दो, यहाँ तो यहाँ भी पैसा आप दे सकते हो इनके ऐड के लिए। या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO में आप देख सकते हो। तो ये मार्केटिंग भी कर दे रहा है, प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहा है। प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन कैसे कर देगा? प्रोडक्शन की प्लानिंग कर दे रहा है कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। सेल्स, आपकी बिक्री भी करवा देता है भाई। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जहाँ कंज्यूमर्स खुद आएगा, वहाँ सर्च भी करेगा, परचेज करेगा। और मजे की बात है 24/7। बोलो, पड़ोस की दुकान में रात के 2 बजे कुछ सामान खरीदना है, ढक ढक करोगे? बोलो, बोलो जूते खरीदना, जूते मार के भगाएगा जूते मार के नहीं भगाएगा, पर खोलेगा नहीं। यहाँ रात के 3 बजे 2 बजे मोबाइल खोला, ये बस टप से मार दिया, आ जाएगा। अब तो यहाँ तक यह कंपटीशन बढ़ गया है कि भाई आप जब ऑर्डर करेंगे तो उसी के थोड़ी देर में आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें चल रही है। तो भाई हो सकता है और ये करें, मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, है ना, और ये लोग ट्रायल कराने के लिए भी घर पे आ जाएंगे। ये चीज़ें हैं यहाँ पे, जहाँ आप देखते हो एक्सचेंज भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, सारी ऑफर्स देते हैं आपको यहाँ पे। आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर है कस्टमर का सर्विस टूल, जैसे कि सेल्सफोर्स, CRM हेल्प बिजनेस मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप, ट्रैक इंक्वायरीज एंड प्रोवाइड टाइमली सपोर्ट। तो देखिए सारी चीज़ें कस्टमर की सर्विस में दे रहा है ना। ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है, आपको CRM है, आपको कब कस्टमर की नीड है, क्या है, कैसे, सारे आप सही समय पर कर पाते हैं यहाँ पे। ई बिजनेस तो हो गया भाई, अब बचा ई कॉमर्स। चलिए ई कॉमर्स देख लेते हैं, क्या है ई कॉमर्स। मैंने कहा ना ई बिजनेस बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा स्पेसिफाई पार्ट है ई कॉमर्स का यहाँ पे। सो ई कॉमर्स जो हम बात करते हैं स्पेसिफिकली रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग, याद रखिएगा, खरीदना और बेचना। खरीद और बिक्री की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, खरीद बिक्री की बात करते हैं किसका? चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो कोई सामान हो या कोई सेवा हो, दोनों ही हो सकता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। ओवर द इंटरनेट के ऊपर अगर हो रहा है तो वो ई कॉमर्स में आएगा। और ये इंक्लूड करता है ऑनलाइन रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट सेल, ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह से करता है। देखिए टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे B2B क्या होता है, फिर B2C क्या होता है, C2C क्या होता है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी बेचने वाला भी बिजनेसमैन है और खरीदने वाला भी बिजनेसमैन है। आपको जान के बड़ी हैरानी हो रही होगी ना कि बेचने वाला तो बिजनेसमैन हो सकता है, खरीदने वाला बिजनेसमैन कैसे होगा? होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान लो अली बाबा कनेक्ट कर लिया, अली बाबा ने सारे मैन्युफैक्चरर को कनेक्ट कर लिया ग्लोबली। अब खरीदने वाला भी बिजनेस, बेचने वाला भी बिजनेसमैन। वहां भी तो देखो, एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर को भेज रहा है, तो होलसेलर भी बिजनेस में आ रहा है ना, बिजनेसमैन है। मैन्युफैक्चरर भी बिजनेसमैन है, तो हो गया ना B2B। यानी कि ई कॉमर्स बिटवीन टू बिजनेसेस यूजुअली इन बल्क ट्रांजेक्शन होगा, तो वो जाएगा B2B के ट्रांजेक्शन में जाएगा, B2B के कैटेगरी में जाएगा। अगर हम B2C की बात करते हैं, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी यहां पर बिजनेस जो होगा वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचा जाएगा। जैसे अमेजोन में क्या करता है, अमेजोन बीच में कोई बिचौलिया है, इंटरमीडिएट्स है, कोई ब्रोकर है? नहीं है ना, डायरेक्ट कनेक्ट आप करते हैं, डायरेक्ट, है ना। अमेजोन सेल वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू क्लॉथिंग, डायरेक्ट कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट जाता है, तो ये कहते हैं B2C कहते हैं। एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है C2C। अरे भाई कैसे? आपने OLX का नाम सुना होगा, जिसमें आप पुरानी चीजें बेच सकते हैं। हमारी सोसाइटी में लोगों ने आपस में एक डोलो ग्रुप बना रखा है, दो और लो। अब जिसको भी कुछ बेचना होता है
वो क्या करता है, वहाँ फोटो डाल देता है, प्राइसिंग डाल देता है, जिसको खरीदना होता है वहाँ टप से देखता है, उनको फ़ोन करता है, खरीद लेता है, खरीद बिक्री चलती है। तो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान बेच रहा है ना। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग C2C कहते हैं। ई कॉमर्स वेयर इंडिविजुअल सेल गुड्स या सर्विस टू ईच अदर ऑफन फैसिलिटेड बाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे eBay अलाउ पीपल टू सेल यूज्ड गुड टू अदर। आप eBay पे जाइए, वहाँ भी यही सेम सिस्टम, पहले OLX ज़्यादा चलता था, अब eBay वाला थोड़ा सा मामला जो है ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो जी आगे जरा देख लिया जाए। तो नेक्स्ट यहाँ पर है, और कोई है यहाँ पे, एक है C2B। अब इसमें और दिमाग चकराएगा आपको, ये कस्टमर टू बिजनेस कैसे हो गया यहाँ पे, कस्टमर कैसे बिजनेसमैन को बेचेगा। तो कंज्यूमर्स ऑफर सर्विस और प्रोडक्ट्स टू बिजनेसेस ऑफन थ्रू फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। अपवर्क इज ए C2B प्लेटफॉर्म वेयर फ्रीलांसर्स प्रोवाइड सर्विस टू बिजनेस। फ्रीलांसर्स कस्टमर बिजनेस को सर्विस दे रहे हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं इस कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं C2B की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या बेनिफिट्स है ई कॉमर्स का? बहुत बेनिफिट्स है। कैसे भाई? यहाँ पर आपको एक वाइड रेंज में बेनिफिट मिलता है बिजनेस के लिए, कस्टमर्स के लिए, हर चीज के लिए। सबसे पहले यहाँ पर तो वाइडर एक्सेसिबिलिटी है। ये क्या होता है वाइडर एक्सेसिबिलिटी? वाइडर मतलब बहुत बड़े लेवल पर है भाई, एक्सेस किया जा सकता है। कैसे? अभी आपको बताते हैं कैसे। ई कॉमर्स प्रोवाइड करता है बिजनेसेस विद एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। भाई अभी आप कोई दुकान या शॉप खोलोगे, एक लिमिटेड कस्टमर से ही तो कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन सोचो, अगर ई कॉमर्स का यूज कर लिया तो कितने सारे कस्टमर इंटरनेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंच पाएंगे। यानी आप ग्लोबल मार्केट, देश के बाहर के लोग भी कनेक्ट करेंगे, अलाउइंग देम टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू कस्टमर वर्ल्ड वाइड। ये वाइडर एक्सेसिबिलिटी देता है। जैसे कि इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट सेलर हैं वो यूएस के भी या यूएसए जो भी का ये रीच इनका पहुंच पा रहा है। एक यहाँ पर है क्या लिखा है, इजी लिखा है, टी साइलेंट हो जाएगा या ईटी होगा, टी या एस में कोई साइलेंट होगा, ETS भाई, इसको आप सर्च कर सकते हो। जहाँ डायरेक्ट हैंडीक्राफ्ट जो है सेलर वो कनेक्ट कर रहे हैं यूएस के, यूनाइटेड स्टेट। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस, हम कस्टमर के सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 24/7 कस्टमर्स के सर्विस दे पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप बहुत फास्टर रिजोल्यूशन देते हैं और बेटर कस्टमर का एक्सपीरियंस भी होता है। आजकल तो AI आ गया है भाई, AI ही चैट कर देता है, सारा सेट होता है वहां पर, सारा उसी में कनेक्ट हो जाता है। Amazon प्रोवाइड्स इंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट थ्रू चैट एंड फोन। कोई टाइमिंग नहीं है, रात के 12 बजे कर लो, रात के 10 बजे कर लो, सुबह के 4 बजे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्टेन ट्रांजैक्शन टाइम है, यानी कि यहाँ जो रिड्यूस करता है लेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल खत्म कर दिया। पहले वो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर में जाएगा, होलसेलर से फिर रिटेलर में जाएगा, फिर रिटेलर से कस्टमर तक जाएगा, वो ये चेन ही खत्म हो गया यहाँ पे। मेकिंग इट पॉसिबल टू डायरेक्टली शिप फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, एंड स्पीड भी बहुत ही बढ़िया, स्पीडिंग द ट्रांजेक्शन। जैसे एप्पल सेल्स डायरेक्टली टू कस्टमर फ्रॉम इट्स वेबसाइट, और इंश्योर करता है कि इनकी डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, इनकी डिलीवरी फास्ट होनी चाहिए। तो कमाल की बात है। आजकल कितना कुछ बदल गया ना, सब कुछ बदल गया। कॉस्ट सेविंग एंड लो प्राइसेस, पैसे भी हमें कम लगते हैं। ई कॉमर्स रिड्यूस करता है ऑपरेशन कॉस्ट को, जैसे कि रेंट फॉर फिजिकल स्टोर, आपको कोई दुकान नहीं लेनी है ना, एम्प्लॉय वेजेस नहीं है, अलाउइंग बिजनेस टू ऑफर प्रोडक्ट्स टू लोअर प्राइसेस। अब अभी देख लो ना, हमारा कोर्स आप देख पा रहे हो, अगर ये हमारा कोचिंग सेंटर भी है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक स्पेशल एक पूरा सेटअप तैयार है जहाँ बच्चे आएंगे, बैठेंगे, पढ़ते हैं, है ना। फिर ये चीज़ें जाती हैं, उनका कॉस्ट जाता है, उनकी प्राइसिंग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जाता है, ओपन सब कुछ जाता है। बट यहाँ पर क्या है भाई, हम एक कमरे में होकर भी हम क्लासेस दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो हमें ये सारे कॉस्ट क्या हुआ, कम गया ना यहाँ पे। और यही वजह है कि ऑनलाइन मोड में हम भी आपसे सस्ते में बेच रहे हैं। अगर सेम कंटेंट, अगर मान लो बिजनेस स्टडीज कोई पढ़ता है क्लासेस, तो हमारे यहाँ जो दिल्ली का चार्ज मैं बता रहा हूँ, 1500 रुपये एक सब्जेक्ट का चार्ज है। कोई 2500 तक ले रहा है महीने का, जिसमें 12 क्लासेस होते हैं। उस सिलेबस को मान लो उसने 5 या 6 महीने में कंप्लीट किया, मैं 5 महीने ही मान लेता हूँ,
तब भी मुझे लगता है 10,000 रुपया 15,000 रुपया तो कहीं नहीं गया, इतना तो गया रहा, 15,000 20,000 डिपेंड करता है, पूरे सेशन का गया। वही चीज़ देखो आप कितने में ले रहे हो, तो जब वहाँ कम होगा तो यहाँ भी कम हो जाता है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। बिग बास्केट ऑफर करता है ग्रोसरी एट लोअर प्राइसेस कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्टोर बाय सेविंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। तो भाई बिग बास्केट इसलिए दे पाता है क्योंकि बाकी जगह पे रिटेलर होलसेलर ये जो चेन सिस्टम है उनमें कॉस्ट जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट ये दे रहा है, यही वजह है कि पैसा इसका बच जा रहा है जो पब्लिक को भी कम में दे पा रहा है। इसके अलावा इंक्रीज बिजनेस वॉल्यूम, इससे आपका बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज कर पाता है। ई कॉमर्स इनेबल करता है आपके बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचाने में, आपका सेल्स बढ़ाने में, प्रॉफिट बढ़ाने में। जैसे कि हम बात करते हैं शॉपिफाई की, जो कि शॉपिफाई क्या करता है, बिजनेस को सेट करता है, ऑनलाइन स्टोर एक्सपेंड करता है, कस्टमर को ग्लोबल बड़े लेवल पे, है ना, वर्ल्ड वाइड। कन्वीनियंस फॉर कस्टमर के लिए कन्वीनियंस है भाई, आप यहाँ ब्राउज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अच्छा ये है ना, आप अमेजोन में कितना दे रहा है, यहाँ देखो फ्लिपकार्ट में कितना दे रहा है, इतना दे रहे हो, मिंत्रा में कितना दे रहा है, आप कितनी जल्दी कंपेयर कर लेते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स अलाउ कस्टमर टू वॉच मूवीज एंड शोज एट देयर कन्वीनियंस विदाउट नीडिंग अ फिजिकल स्टोर। कोई फिजिकल स्टोर की उनको जरूरत है क्या नेटफ्लिक्स को? अभी आप नॉर्मल जाइए सिनेमा हॉल में, पूरा का पूरा सेटअप, हम जाते हैं कई बार, भले ही 2 आदमी बैठा हो 5 आदमी बैठा हो, पूरा का पूरा चलाना पड़ता है, पूरा एसी चलाना पड़ता है उनको पूरा का पूरा बिजली बिल जाता है पूरा। यहाँ देखो नेटफ्लिक्स कुछ नहीं है, ऑनलाइन है, कोई स्टोर ही नहीं है, बस पैसा हर महीने लेता है, जो भी है अपना प्रोवाइड कराता, देखिए घर पे अपना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, सुविधा हो गया ना कस्टमर के लिए भी यहाँ पे। और बेनिफिट्स में बात करें, पर्सनलाइजेशन एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, आप कहीं भी कुछ भी सर्च कर लोगे ना, कुछ भी सर्च करके दे गूगल पे, वही ऐड आता रहेगा। मतलब ये आपका ट्रैक करता है कस्टमर के प्रेफरेंस को, उसके बिहेवियर को। जैसे अमेजन रिकमेंडेड करता है इंजन में आपको, ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि आपने उसके सर्च इंजन हिस्ट्री में या परचेज कभी किया होगा, है ना, कभी विश लिस्ट में डाला होगा, उसको पता चल गया अच्छा इसको ये चीज़ पसंद है, आगे से ये चीज़ देते हैं। तो ये चीज़ें भी है ना, ये पर्सनलाइज कर रहा है आपको। आगे बात करते हैं, इसका कुछ लिमिटेशन भी है, ऐसा थोड़ी कि हमेशा जो रहेगा अच्छा ही रहेगा। अच्छा क्या लिमिटेशन है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहला जो लिमिटेशन वाली बात है यहाँ पर, लैक ऑफ पर्सनल टच। पर्सनल टच यहाँ पर नहीं है। आप कहीं जाएंगे दुकान में लेने के लिए, कपड़ा खरीदने, अब आपको समझ नहीं आ रहा ये कपड़ा ले ना ले, आपने पहना शर्ट मस्त लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खिल रहा है आप पे शर्ट एकदम, मतलब लग रहा था इस शर्ट आप ही के लिए बना है एकदम से, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पर्सनल टच यहाँ पर नहीं है। अभी आप रेगुलर किसी दुकान में जाएंगे और उसके बाद रेगुलर 2-4 बार खरीद लेंगे, अगली बार जाएंगे, अरे आइए ये आप ही की दुकान है, बैठिए चाय वाय पिलाएगा, वो पर्सनल टच वहाँ मिलेगा। ऑनलाइन में तो आप कितना खरीद लो, कोई जान पहचान कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना, लेने देने कुछ नहीं, सन्नाटा, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। तो पर्सनल टच नहीं है। कस्टमर कैन नॉट फिजिकली इंस्पेक्ट ट्राई प्रोडक्ट्स बिफोर बाइंग विच इज पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक फॉर आइटम्स लाइक क्लोथिंग या ज्वेलरी। आप इसको ट्रायल नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है, बाकी जगह है ना, यहाँ नहीं है। बाइंग क्लोथ फ्रॉम मिंत्रा से ले रहे हैं विदाउट द एबिलिटी ट्राई देम ऑन मेल टू रिटर्न, नहीं पसंद आया रिटर्न कर देंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं है। लेकिन आप नॉर्मल मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, ट्राई करने का पूरा ऑप्शन मिलेगा। डिलीवरी डिले है, हम दुकान में गए हैंड टू हैंड खरीद कर लाएंगे, तुरंत पहनेंगे, लेकिन यहाँ डिलीवरी कम से कम 24 घंटा लेगा, अरे अगले दिन आएगा, 2 दिन में आएगा, 1 हफ्ते में आएगा। तो यहाँ पर जो है डिलीवरी भी जो डिले होता है, स्पेशली जो शिपिंग का इंटरनेशनली अगर हो, देश के बाहर हो, तो और ज़्यादा हो जाता है। जो आइटम ऑर्डर होता है अली एक्सप्रेस ऑफन टेक वीक्स टू अराइव विच में फ्रस्ट्रेट कस्टमर, जैसे कि यहाँ पर अली एक्सप्रेस है जो कि बहुत हफ्ते का समय ले लेता है, कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अभी तक पहुंचा नहीं है, हैं? मान लो किसी का पार्टी है और वो 10 दिन बाद है और प्रोडक्ट 15 दिन बाद आए, अभी तक आया नहीं, मेरी शादी गुजरे, अब क्या करेंगे, लेकर रिटर्न कर दो इसको। इसके अलावा आगे बात करेंगे यहाँ पर डिफिकल्टी इन रिटर्निंग गुड्स। रिटर्निंग डिफेक्टिव हो गया, आप सेटिस्फाइड नहीं है सामान से, तो आप यहाँ पर इनकन्वीनियंट हैं, टाइम कंज्यूमिंग होगा, कभी कभी तो एडिशनल कॉस्ट भी देना पड़ जाता है। जैसे रिटर्निंग ऑफ फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, अगर आप अमेजोन से खरीदते हैं तो कई बार यहाँ पर बैक टू द सेलर को भेजा जाता है, ये प्रॉब्लम है। अब अमेजोन ने तो भेज दिया, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर था या सेलर था उसका तो लॉस हो गया, उसका भाड़ा भी लग गया, सब लग गया, कस्टमर कह रहे हमें पसंद नहीं आया, ठीक है कैंसिल कर दो, बट उसका लग गया।
ये थोड़ा सा है, प्रॉब्लम है, आपने कई जगह देखा होगा, ये इशू है यहाँ पे। अमेजोन तो कमीशन ले लेता है, बात खत्म, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होता है या सेलर होता है उसके लिए एक सरदर्दी हो जाता है। कई बार लोग इतने गलत काम करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा मंगवाते हैं और पैक करके भेज देते हैं पुराना वाला भेज देते हैं। अब उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। सिक्योरिटी रिस्क की बात करें यहाँ पे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होता है वो वल्नरेबल होता है, हैक किया जा सकता है, फिशिंग किया जा सकता है, या अदर फॉर्म ऑफ फ्रॉड भी हो सकता है। जैसे हम बात करेंगे, फिशिंग अट्रैक्ट्स कैन ट्रिक कस्टमर्स इनटू गिविंग अवे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर्स। इससे ही बच कर रहना है। आपका क्रेडिट कार्ड नंबर क्या, आपका पैन नंबर क्या, आपका ईमेल आईडी क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, सारी जानकारी है उनके पास में। तो यह प्रॉब्लम हो सकता है कि रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क यहाँ पे। चलो जी आगे बात करेंगे, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग में कोई सोशल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, कोई आपके दोस्त नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, खुद ही अकेले देख रहे हैं, खुद ही सिलेक्ट कर रहे हैं, खुद ही ट्राई कर रहे हैं। दो चार दोस्त मिल के जाते हैं, मजा आता है, अरे यार तुम पे अच्छा लग रहा है, अरे ये अच्छा लग रहा है, अरे नहीं नहीं ये अच्छा लगेगा, तुम ये लो, तो एक अलग इंटरेक्शन जाता है। यहाँ नहीं है। शॉपिंग विद फ्रेंड्स, मॉल अलाउ इन पर्सन इंटरेक्शन विच इज मिसिंग ऑनलाइन में नहीं होता है। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या क्या स्टेज होता है सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं किसी भी सामान का, हमें ये चाहिए, है ना। मान लो दीपावली आ रहा था, दीपावली में बढ़िया सा कुर्ता चाहिए किसी को, है ना, कुर्ता पजामा बढ़िया ड्रेस है, तो भाई हमें ये चाहिए, तो पहले हम सर्च करेंगे यहाँ पर कितना में आ रहा है, यहाँ कितना, कपड़े क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले आप किसी भी सामान के लिए सर्च करते हो। कस्टमर भी है ना, बिगिन बाय सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट्स या सर्विस दे वांट टू परचेज यूजिंग सर्च इंजन विजिटिंग ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे कि आपने स्मार्टफोन लेना है, आपने सर्च किया वहाँ पे, अमेजोन पे देखा, फ्लिपकार्ट पे देखा, सब पे देखा है यहाँ पे। इसके बाद आप वहाँ पर ऑर्डर देंगे, यानी आफ्टर सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट कस्टमर प्लेस करेगा ऑर्डर को, एडिंग करेगा आइटम को कार्ट में, होता है ना यहाँ पर, और उसके बाद उसको पेमेंट का इन्फॉर्मेशन आएगा। जैसे कि आपने एक लैपटॉप भी ऐड कर दिया वहां पे और आपने ऑर्डर कर दिया अमेजोन पे, फिर करेंगे पेमेंट जो होता है वो डिजिटल मेथड से होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, डिजिटल वॉलेट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। तो पेइंग वाया गूगल पे आफ्टर परचेजिंग है ना आइटम, जनरली गूगल पे से लोग पेमेंट करते हैं। यहाँ पे डिलीवरी की बात करना चाहेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद उनके पास पैसा पहुंच चुका है, तो आप जानते हैं प्रोडक्ट आपके पास आएगा। द सेलर प्रोसेसेस द ऑर्डर एंड अरेंज्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ द परचेज आइटम टू द कस्टमर्स एड्रेस, यानी फ्लिपकार्ट डिलीवर करेगा गुड्स टू द कस्टमर विद इन 3 to 5 डेज, इतने दिनों में आपके घर तक सामान आ जाएगा। यही सारा होता है ना। उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विस के बाद क्या होता है, खरीदने के बाद बिजनेस हैंडल किया जाता है पोस्ट परचेज सर्विस में। जैसे आपको रिटर्न करना है या रिपेयर करना है या वारंटी क्लेम है, जैसे कि मिंत्रा है, वो बहुत आसानी से आप रिटर्न कर सकते हैं। उसके पॉलिसीज हैं क्लॉथ्स का, कपड़े का, अगर फिट नहीं हो रहा तो आप रिटर्न कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ सावधानियां भी हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में रखना होगा। प्रिकॉशंस फॉर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आपने देखा होगा कि अक्सर आपको कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, बोलता है ना यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। कभी आपने देखा है कि लो पासवर्ड का, तो ऐसे जगह है जहां पर कहते हैं नहीं नहीं इतनी ये चीजें जरूरी है, तभी आपका ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें ये अल्फाबेट चाहिए, एक स्पेशल क्या उसको बोलते हैं, स्पेशल डिजिट नहीं, कॉमा हो गया या हाइफन हो गया, ये चीजें चाहिए यहाँ पर, स्पेशल कैरेक्टर चाहिए वहाँ पे, तब जाके होता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कस्टमर शुड यूज कॉम्प्लेक्स यूनिक पासवर्ड टू प्रोटेक्ट देयर अकाउंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि क्रिएटिंग अ पासवर्ड लाइक इस तरीके का दिख रहे G इस तरह से @L3 अमेजोन अकाउंट के लिए, है ना। ऑथेंटिकेशन यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड किया जाता है एक्स्ट्रा लेयर में सिक्योरिटी के लिए। एडिशनल वेरिफिकेशन होता है, क्या पूछते हैं आपका मतलब मिडिल नेम क्या है आपके मदर का, कहाँ आपका जन्म हुआ था, फेवरेट कलर कौन सा है, कौन सी गाड़ी फर्स्ट टाइम, देखते हैं एडिशनल क्वेश्चन पूछता है। तो गूगल सेंड्स करता है, OTP भेजता है, OTP लॉगिंग अटेम्प्ट में OTP आएगा, फिर आपका हो जाएगा, एडिशनल हो गया यहाँ पे, ऑथेंटिफिकेशन भी आपका हो गया। एनक्रिप्शन की बात करेंगे। एनक्रिप्शन इंश्योर दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड सिक्योरली ओवर द इंटरनेट प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। एनक्रिप्शन इंश्योर करता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया जाए, जैसे कि वेबसाइट विथ SSL encryptions protect user data during transaction indicated by the padlock symbol in the browser।
तो ये एन्क्रिप्शन होता है जो इंश्योर करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर एंड इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। जैसे DocuSign इज यूज्ड टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स डिजिटली इंश्योरिंग दे हैव नॉट बीन अल्टर्ड। तो एक DocuSign है जो यूज किया जाता है साइन करने के लिए, भाई ये वही आदमी है जिसका साइन तो नहीं बदल सकते ना, उस पर ऐसे करके साइन कर देते हैं यहाँ पे। ये कुछ चीज़ें हैं जो सावधानियां होती है। ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज, आप किसी ऐसे पार्टी पे पेमेंट ना करें, कोई गेटवे ओपन ना कर दें जो आपकी ट्रांसपेरेंसी के साथ खिलवाड़ करे। जैसे पेपाल एक ट्रस्टेड इंटरमीडिएटरी रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स का, इंश्योर करता है सिक्योर ट्रांजेक्शन्स का, और पेपाल का इस्तेमाल बहुत होता है बड़े लेवल पे वेबसाइट या ई कॉमर्स में होता है। यहाँ पे देखिए क्या एप्लीकेशन है ई कॉमर्स का, हम ये समझते हैं। देखिए ई कॉमर्स एज डाइवर्स एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर। जैसे बैंकिंग की बात करते हैं पूरा ई कॉमर्स पे चलता है, टिकटिंग की बात करते हैं पूरा ई कॉमर्स पे चलता है, या फिर हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग का या स्टॉक ट्रेडिंग का सारा ई कॉमर्स पर ही चलता है। जैसे हम बैंकिंग की बात करते हैं, बैंकिंग में सारी चीज़ें आज की डेट में क्या हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। और आज के डिजिटल ज़माने में टोटली जो वर्क हो गया वो हैंड टू हैंड ऑनलाइन प्रोसीजर में जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम टेली बैंकिंग की बात करेंगे, सो कस्टमर कैन एक्सेस देयर बैंक अकाउंट्स एंड परफॉर्म ट्रांजेक्शन्स ओवर द फोन यूजिंग सिक्योर ऑथेंटिकेशन। OTP वगैरह आपका आएगा। जैसे कस्टमर ट्रांसफर करना चाहता है फंड को, SBI टेली बैंकिंग का कर सकता है, आजकल तो हर बैंक का अपना ऐप हो गया है, उनका वेबसाइट है। इंटरनेट बैंकिंग तो बहुत ईजी हो गया आज की डेट में, यानी कस्टमर कैन एक्सेस देयर अकाउंट्स ऑनलाइन थ्रू द बैंक वेबसाइट, मोबाइल ऐप टू व्यू बैलेंस चेक कर सकते हैं, बिल देख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फंड को। जैसे HDFC नेट बैंकिंग की बात करें, जो यूटिलिटी बिल वगैरह या बाकी चीज़ों के लिए जिनका भी HDFC में अकाउंट है वो यूज करते होंगे। ATM तो कौन नहीं जानता है जी, ATM तो ATM प्रोवाइड करता है कन्वीनियंस वे टू विदड्रॉ और डिपॉजिट मनी। आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक विजिट किए बिना। आप बैंक नहीं जा रहे पर ATM से निकल जाएगा। यूजिंग एन ICICI ATM टू विदड्रॉ कैश, ये तो कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइल बैंकिंग की। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, यहाँ पे मोबाइल ऐप से जो प्रोवाइड करता है एक्सेस बैंक सर्विस का, है ना, स्मार्टफोन में अलाउ करता है कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को। जैसे कि यूजिंग पेटीएम ऐप चले जाए, गूगल है, पेटीएम है, फ़ोन पे है, उससे आप बिल वगैरह या बाकी चीज़ें बैलेंस वगैरह जो भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मोबाइल बैंकिंग है। किसी बैंक का होगा तो इंटरनेट बैंकिंग होगा, यही सारी चीज़ें जाएंगी बस। ये बैंक का मैंने बताया आपको। अब टिकट में कैसे है, टिकट में आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करा सकते हैं। कस्टमर्स कैन बुक ट्रेन, फ्लाइट, बस, इवेंट टिकट ऑनलाइन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं घर से। जैसे बुकिंग फ्लाइट टिकट वाया मेक माई ट्रिप से आप कर सकते हैं। यहाँ पे की फीचर मोबाइल टिकटिंग की बात करते हैं। टिकट्स आर सेंड टू कस्टमर्स वाया ईमेल या SMS, कैन बी डिस्प्लेज ऑन मोबाइल डिवाइस पे आपको दिखाई देगा, जो भी मोबाइल का टिकट होगा दिखा देगा। रिसीविंग जैसे इंडिगो एयरलाइंस स्मार्टफोन ही आपको दिखा देगा क्या बोर्डिंग पास है वगैरह सब कुछ यहाँ पे। अच्छा एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग में क्या टारगेट कीजिए अपने मार्केट को। आप डिजिटल ऐड जाइए, कुछ सवाल जवाब होगा, उसको डेमोग्राफिकली आप देखिए, उस ग्रुप में अपने डाटा को भेजिए। जैसे कि गूगल एड शो करेगा आपका जो सर्च हिस्ट्री, उसके हिसाब से आपके पास या तो किसी और गूगल एड्स आएगा, या आप बिजनेस चला रहे हैं तो आप प्रमोट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव यानी डिजिटल एड्स आर ऑफन इंटरेक्टिव होता है, अलाउ करता है यूजर्स का। आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करेंगे ज़्यादा जानकारी मिलेगा, आप वहाँ परचेज कर सकते हैं, अपने सोशल शेयरिंग को एंगेज कर सकते हैं। जितने फेसबुक एड्स होते हैं सभी यूजर्स को अलाउ करता है कि आप वहाँ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में भी बहुत ही काम आता है। ट्रेडिंग में आजकल रियल टाइम ट्रेडिंग चल रहा है, अप टू डेट चल रहा है, क्या चल रहा है रियल टाइम में, फास्टर है बहुत। जैसे जीरोधा की बात करते हैं, या फिर आप जीरोधा NSE के वहाँ पर स्टॉक में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पूरे ट्रांसपेरेंसी रियल टाइम का है, एकदम प्राइस, ट्रेडिंग, वॉल्यूम, मार्केट ट्रेंड सब बताएगा। आप स्टॉक डिस्प्ले, लाइव मार्केट डाटा टू ऑल ट्रांजेक्शन में आपको दिखाएगा। ई पोस्ट की बात करते हैं, आजकल तो पोस्ट का सब ई पोस्ट हो गया, हाइब्रिड कम्युनिकेशन। ई पोस्ट अलाउ इंडिविजुअल्स टू सेंड, मेल पे ही सारा कुछ चीज़ भेजा जा चुका है आज की डेट में। कोई फार्मर है उसको ईमेल पर ही सारा उसका पोस्ट ऑफिस का, इंडियन पोस्ट ई सर्विस सब कुछ मिल जाएगा उसको मेल पर ही यहाँ पे। इसके अलावा रूरल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जो भी गांव में लोग रहते हैं विदाउट रिलायबल इंटरनेट एक्सेस कैन स्टिल कम्युनिकेट इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे विलेज में ई पोस्ट टू सेंड बिजनेस प्रपोजल्स बाया ईमेल, आप ईमेल से ई पोस्ट कर सकते हैं और वो फिर गांव तक भी चला जाता है। तो आजकल इतनी आसानी हो गया है कि पोस्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है, आप मेल कर दीजिए, वो वापस वहाँ आगे भेज देगा, वहाँ पर वह पहुँच जाएगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एंड बीपीओ की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आउटसोर्सिंग मैंने बताया था कि जब आप हायर करते हैं एक्सटर्नल एजेंसीज को कि आपकी चीज़ों को वो मैनेज कर सके, क्या कर सके, मैनेज कर सके। आपको वो चीज़ें आप खुद नहीं करेंगे ना, खुद करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है यहाँ पे। तो हैंडल नॉन कोर बिजनेस टास्क टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव इफिशियंटली। जैसे टेक कंपनी आउटसोर्सिंग इट्स पेरोल प्रोसेसिंग टू फोकस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करेगा, बाकी चीज के लिए किसी और से यूज कर लेगा। बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। एक इंटायर बिजनेस का फंक्शन होता है जो कस्टमर को सर्विस देता है। डाटा एंट्री हो गया या एचआर मैनेजमेंट हो गया, सभी चीज़ों में थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक टेलीकॉम कंपनी है जो आउटसोर्सिंग कर रहा है अपने कस्टमर को एक कॉल सेंटर से, एक बीपीओ प्रोवाइडर से जो उसको सारी डाटा दे रहा है, आप उससे बात कर लीजिए, सारा हैंडल वो कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है बीपीओ और केपीओ में ना फर्क होता है। बीपीओ और केपीओ में फर्क होता है यहाँ पर केपीओ होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम बेनिफिट्स एंड बाकी चीज़ें भी जान लेंगे यहाँ पे। देखिए केपीओ क्या है यहाँ पर, केपीओ पहले समझते हैं। केपीओ इन्वॉल्व करता है आउटसोर्सिंग हाई लेवल प्रोसेसेस दैट रिक्वायर एडवांस एक्सपर्टाइज, एनालिटिकल स्किल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। केपीओ में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बीपीओ हम किसी को भी दे सकते हैं, कॉल सेंटर वाले को दे दिया, हमारा सारा डाटा हैंडल कर रहा है, कॉल कर रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है। बट केपीओ एक अलग है, मतलब जो एक्सपर्टाइज होगा ना, जो पार्टिकुलर किसी काम के लिए स्पेशल होगा, वही केवल हैंडल कर पाएगा यहाँ पे। जैसे मार्केट रिसर्च करना है, वो बीपीओ वाला काम नहीं करेगा। केपीओ फॉर्म्स कंडक्ट करेगा, डिटेल स्टडी करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कस्टमर का बिहेवियर क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या कॉम्पिटिटर्स है, तो ये केपीओ फॉर्म से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। फाइनेंशियल एनालिसिस करेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या टास्क होगा, क्या रिस्क है, क्या इन्वेस्टमेंट है, जैसे केपीओ मैनेजमेंट आपका सब कर देगा। तो बीपीओ नॉर्मल है। आप कॉल सेंटर हम क्या करेंगे खोल के, ऑलरेडी खोल रखा है, उसको आप टास्क दे दीजिए, वो हैंडल करता रहेगा, आपको डाटा वगैरह देता रहेगा यहाँ पर भी। ये यहाँ पर होता है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पर अगेन मैं आपको लेके आना चाहूँगा कि क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे बीपीओ और केपीओ में। जैसे सबसे पहले नेचर ऑफ प्रोसेस की बात करते हैं। ये जो बीपीओ होता है ये रिपीटेबल प्रोसेस होता है। आपने एक बार किसी को दे दिया, वो एक ही चीज को रिपीट करता रहेगा, हेलो हाँ जी हम यहाँ से बात कर रहे हैं, ये हो रहा है, एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, एक ही चीज को रिपीट कर रहा है। यहाँ पर केपीओ जो होता है वो नॉन रिपीटेबल होता है भाई। यहाँ पर स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज यानी डिसीजन मेकिंग होता है, एक अलग ही चीज है। मार्केट को एनालिसिस करना है, कहाँ से रिपीटेड है, फाइनेंशियल देखना है, कहाँ से रिपीटेड है। तो केपीओ नॉलेज के अकॉर्डिंग है, बिजनेस आउटसोर्सिंग है यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, चलिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लो हैंडल करना है, किसको हैंडल करना है, कस्टमर को हैंडल करना है। अच्छा, इंक्वायरीज यूजिंग स्क्रिप्ट एंड प्रोटोकॉल, सारा चीज सामने लिखा, उसी को देख देख के केवल करना है। लेकिन यहां पर देखो कंडक्टिंग इन डेप्थ मार्केट रिसर्च जाना है, स्ट्रेटजी बनाना, डिसीजन लेना है। भैया ये तो काफी डेप्थ नॉलेज है, ये रिपीटेबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, रिपीटेबल थोड़ी ना जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे ये रिक्वायर, देखिए लर्निंग रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, यानी रिक्वायर्ड क्विक लर्निंग, जल्दी यहाँ कोई सीख जाएगा, एक रूटीन में काम करेगा। ट्रेनिंग कॉल सेंटर के एजेंट है, हैंडल कर लेंगे। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, एक ही चीज को 10-20 क्वेश्चन उसी को पूछते रहना, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस लर्निंग है, लगातार सीखना पड़ेगा, कीपिंग अप विद इंडस्ट्री ट्रेंड, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है सब कुछ देखना होगा यहाँ पे। जैसे अगर कोई फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, केपीओ मस्ट स्टे अपडेटेड विद चेंजिंग फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ये जरूर देखना होगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ बात करना चाहेंगे यहाँ पर वर्क फोर्स साइज। यहाँ पर वर्क फोर्सली वर्क करा सकते हैं, और यहाँ अगर वर्क फोर्स साइज करें तो इसका भी देख लेते हैं, करा सकते हैं नहीं करा सकते। देखो, एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स टू हैंडल रिपीटेटिव टास्क एट स्केल, बड़े लेवल पर करवा लो। बट यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय छोटा है, स्पेसिफाई वर्क है, इसको फोकस करना होगा कम्प्लेक्स हाई वैल्यू टास्क के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें अगर एक्सपर्टाइज लेवल की, तो यहाँ पर फीवर एक्सपर्ट्स भी होंगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेटिव वर्क है। लेकिन यहाँ पर हाई स्किल एक्सपर्ट्स चाहिए जो स्पेसिफाई करे एरिया को, लॉ को, फाइनेंस को, रिसर्च को, तब जाके यहाँ पर काम होगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात करेंगे। देखिए प्रॉब्लम आर यूजुअली सॉल्व यूजिंग प्री डिटरमाइंड मेथड या प्रोटोकॉल, जो लिखा है उसी के हिसाब से, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग है। सॉरी मैम, सॉरी सर, आगे इसका नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खुद डिसीजन लेगा, खुद सोचेगा, क्रिटिकल कंडीशन देखेगा, रिक्वायर करेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा, चूंकि ट्रेडिंग के हिसाब से है। यहाँ पर क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेडिंग है, दोनों चीज देखना होगा। क्या बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन है आउटसोर्सिंग सर्विस का। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको, सबसे पहले बेनिफिट्स लेके आना चाहेंगे, फिर लिमिटेशन लेके आएंगे।
अगर हम बेनिफिट्स की बात करें भाई, तो यहाँ सबसे पहले फोकस ऑन कोर कंपटीशंस, यानी कि बाई आउटसोर्सिंग नॉन कोर फंक्शंस बिजनेस कैन फोकस ऑन इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर पाएंगे। एक हेल्थ केयर कंपनी है, वो आउटसोर्स करता है एक एचआर मैनेजमेंट को, जो कि उसके पेशेंट के केयर पे फोकस कर सके। वो नहीं कर सकता, बट वो तो कर देगा। तो एक फोकस कर पा रहा है वो अपने क्लाइंट पे, अपने कॉम्पिटिशंसिस पे। ठीक। Cost efficiency outsourcing reduce operational costs such as employee wages, infrastructure, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें इसमें जाता है यहाँ पर पैसा। एक यूएस की कंपनी है जो आउटसोर्सिंग आईटी सर्विस कर रही है इंडिया टू लोअर लेबर कॉस्ट। इंडिया में जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं यूएस की कंपनी सर्विस दे रही है इंडिया को एक कम लेबर कॉस्ट में। तो कॉस्ट इफिशियंसी भी यहाँ देखना होगा यहाँ पे। ठीक है, वो अलग बात है, कम में दे रहा, कई लोग ज़्यादा भी, मार्केट में चलता रहता है ये। एक्सेस टू एक्सपर्टाइज, यानी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, हमें देखना होगा। ऑफर स्पेशलाइज स्किल, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें रहेगी तभी तो देंगे, नहीं तो गिरा देगा मार्केट को यार वो तो। रिटेल बिजनेस आउटसोर्सिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एक एक्सपर्ट एजेंसी से बात करनी होगी और वो सारा हैंडल करेगा। अगर इसके हम लोग स्केलेबिलिटी की बात करें, बिजनेस कैन इजीली स्केल सर्विस अप और डाउन चलेगा डिमांड के ऊपर विदाउट वॉरिंग अबाउट हायरिंग या डाउन साइजिंग। एक ई कॉमर्स कंपनी है जो आउटसोर्सिंग करती है अपने लॉजिस्टिक ड्यूरिंग हाई डिमांड सीजन में, दिवाली पे या ब्लैक फ्राइडे पे, जहां भी लगता है कि सीजन आने वाला है उसको लोग जाते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, उस समय वो क्या हो जाता है, अपना काम करने लग जाता है। तो हो सकता है स्केलेबिलिटी भी है यहाँ पे, बट कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे पहला लिमिटेशन लॉस ऑफ कंट्रोल। आपके हाथ में आपका कंट्रोल नहीं होता क्योंकि आपने किसी और को दे दिया है, भाई वो अपने हिसाब से करेगा। कंट्रोल है आपके हाथ में। आउटसोर्सिंग में रिड्यूस द कंपनीज कंट्रोल ओवर द आउटसोर्स प्रोसेस विच कैन अफेक्ट क्वालिटी, आपकी क्वालिटी पे असर पड़ सकता है। यानी कि आउटसोर्सिंग कस्टमर सर्विस माइट रिजल्ट लोअर लेवल ऑफ सर्विस क्वालिटी। मान लो बीपीओ प्रोवाइडर फेल कर जाता है जो कस्टमर चाहिए उसके एक्सपेक्टेशन को पहुंचने में, तो भी दिक्कत है। सिक्योरिटी रिस्क है, आउटसोर्सिंग दे रहे इन्वॉल्व कर रहा है सेंसिटिव मामला, आप जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है, तो हो सकता है कल को इस चीज का वो गलत फायदा उठाए। डाटा सिक्योरिटी आपका सही नहीं है क्योंकि उसके पास है, तो रिस्क भी है। यानी अगर आप फाइनेंशियल फर्म आउटसोर्सिंग डाटा लेके आ रहे हैं, वो फेस कर सकता है सिक्योरिटी रिस्क का। अगर प्रोवाइडर का सिस्टम हैक हो गया तो आपका भी गया, उसका हैक हुआ तो आपका भी गया। डिपेंडेंसी ऑन प्रोवाइडर, अब आप डिपेंड हो गए इनके ऊपर कि ये करेंगे तो आपको मिलेगा, यानी रिप्लाई करना हो या एक्सटर्नल प्रोवाइडर हो, मेक्स बिजनेस, या बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रप्शंस हमें देखने को मिलता है प्रोवाइडर की तरफ से अगर फेल होता है तो। अगर कोई आईटी आउटसोर्सिंग फर्म है जो गो आउट बिजनेस जा रहा है, ये डिस्टर्ब कर सकता है कंपनी के ऑपरेशन पे, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यही सारा पूरा चैप्टर था जिसमें हमने सारी चीज़ें देखी, और तो कुछ ऐसा है नहीं। बाकी इनके जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको याद कर लेना, पढ़ लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर देख लेना, चैप्टर खत्म। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं बाइंड अप करेंगे। यही हमारा आखिरी चैप्टर था और आपका ये बिजनेस स्टडीज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।